हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क और एक बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क है ये, जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसे विलियम शेक्सपियर ने 1596 से लेकर के 1599 के बीच में लिखा था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। ये जो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये एक कॉमेडी प्ले है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। बिलीव टू हैव बीन रिटेन बिटवीन 1596 एंड 1599, और ऐसा बिलीव है, ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने इसे 1596 से लेकर के 1599 के बीच में लिखा था। इट इज सेट इन वेनिस, और इसकी सेटिंग रखी गई है वेनिस शहर में। A city known for its commerce and revolves around the intertwined lives of a group of characters। और ये जो सिटी है वेनिस सिटी, ये स्पेशली जाना जाता है कॉमर्स के लिए, वाणिज्य के लिए, और रिवॉल्व करती है अराउंड द इंटरवाइंड लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब कि ये जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स का एक ग्रुप है, और इन कैरेक्टर्स की जो लाइफ है वो एक दूसरे से इंटरवाइंड है, इंटरकनेक्टेड है, या फिर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। द प्ले इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स सच एज लव, जस्टिस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेजुडिस। मतलब कि इस प्ले की थीम्स रखी गई है लव, जस्टिस, न्याय, और प्रेजुडिस की क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों से ये जो प्ले है डील करती है। और अब है कैरेक्टर्स। तो इसके बाद हम लोग कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को, जिसमें से पहला है एंटोनियो, अ वेल्दी मर्चेंट इन वेनिस। एंटोनियो एक धनिष्ठ व्यापारी है, मर्चेंट है वेनिस शहर का। द सेंट्रल कैरेक्टर हु बोरोज मनी फ्रॉम शाइलॉक टू हेल्प हिज फ्रेंड बेसानियो। और ये जो है एंटोनियो, ये इस प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर है जो मनी बोरो करता है, उधार में लेता है पैसा शाइलॉक से, जो कि एक यहूदी साहूकार था। और एंटोनियो को खुद का जरूरत नहीं होता है पैसे लेने का, बल्कि ये अपने फ्रेंड बेसानियो को देने के लिए पैसे उधार लेता है। और अब है बेसानियो, जो कि एंटोनियो का फ्रेंड है। अ फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड अ यंग वेनेटियन। मतलब कि ये एंटोनियो का फ्रेंड है और एक यंग वियतनामी है। सीक्स फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम एंटोनियो टू कोर्ट पोर्सिया। और ये फाइनेंशियल हेल्प मांगता है एंटोनियो से, क्योंकि इसे पोर्सिया से शादी करनी थी। पोर्सिया एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, राजकुमारी है, और उसी से बेसानियो को शादी करने के लिए पैसे चाहिए था, उसे इम्प्रेस करने के लिए। नेक्स्ट है पोर्सिया, अ वेल्दी हियरेस ऑफ बेलमोंट। ये बेलमोंट की राजकुमारी है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है ये इस प्ले में। द ऑब्जेक्ट ऑफ बेसानियोस अफेक्शन, शी इज इंटेलिजेंट एंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रिजोल्यूशन ऑफ द प्ले। और ये है ऑब्जेक्ट बेसानियो की अफेक्शन का, मतलब कि बेसानियो उससे इम्प्रेस हो जाता है, और फिर उसे इम्प्रेस करने के लिए वो एंटोनियो से पैसे उधार मांगता है। बट एंटोनियो के पास तो पैसे नहीं होता है, तो वो शाइलॉक से मांगता है। और इसके साथ ही साथ वो ब्यूटीफुल होने के साथ इंटेलिजेंट भी है, बुद्धिमान भी है, और उसका एक सिग्निफिकेंट रोल है इस प्ले के रिजोल्यूशन में। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है शाइलॉक। शाइलॉक जो कि एक जैविस मनी लैंडर इन वेनिस। ये एक जैविस मनी लैंडर है, यहूदी साहूकार है वेनिस शहर का। नोन फॉर हिज वेंजफुल नेचर, और वो अपने प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार, मतलब कि नेचर के लिए जाना जाता है। पर्टिकुलरली टुवर्ड्स एंटोनियो, खास करके एंटोनियो के प्रति जो उसका प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार रहता है, उसी के लिए शाइलॉक जाना जाता है। फिर है जेसिका, शाइलॉक्स डॉटर। जेसिका शाइलॉक की बेटी है, डॉटर है। इलॉफ्स विद लॉरेंजो, और ये लॉरेंजो के साथ भाग जाती है। अ क्रिश्चियन कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट विद हर फादर। लॉरेंजो एक क्रिश्चियन है और जेसिका एक यहूदी की बेटी थी, मतलब कि वो खुद भी एक यहूदी थी, जिस कारण से क्रिश्चियन और यहूदी के बीच में जब ऐसे शादी हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट इससे पैदा हो गया था उसके फादर और लॉरेंजो के बीच में। और सिर्फ लॉरेंजो और जेसिका के फादर नहीं, बल्कि क्रिश्चियन और यहूदियों के बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लॉरेंजो, अ फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड बेसानियो। तो लॉरेंजो एंटोनियो का और बेसानियो का फ्रेंड है। इलॉफ्स विद जेसिका, जेसिका के साथ ये भाग जाता है।
एडिंग टू द टेंशंस बिटवीन क्रिश्चियंस एंड जीव्स। और ये टेंशन क्रिएट कर देता है क्रिश्चियन और यहूदियों के बीच में, क्योंकि ये एक यहूदी लड़की जेसिका के साथ भाग जाता है और शादी कर लेता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसका नाम है नेरिसा, पोर्सियास मेड एंड कॉन्फिडेंट। ये पोर्सिया की सखी है और उसकी नौकरानी भी कह सकते हैं, उसकी विश्वास पात्र है। और फिर है नेक्स्ट कैरेक्टर ग्रेशियानो, अ फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड बेसानियो। ये भी एंटोनियो बेसानियो का फ्रेंड है। एंड ऑफ मैरिंग नेरिसा इन द प्ले, और ये लास्ट में मैरी कर लेता है नेरिसा के साथ में। और अब कैरेक्टर्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस प्ले के इम्पॉर्टेंट थीम्स को, जिसमें से फर्स्ट थीम है हमारा जस्टिस। द ट्रायल सीन इज सेंट्रल टू द थीम ऑफ जस्टिस। और जब ट्रायल सीन होता है उस समय में जो सेंट्रल थीम है वो हमें दिखाई देता है जस्टिस का। पोर्सियास क्लेवर आर्ग्यूमेंट्स हाईलाइट द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ द लीगल सिस्टम। जो पोर्सिया, पहले आपने पढ़ा कि वो कितनी तेज और बुद्धिमान लड़की थी, वो वाइजली आर्ग्यूमेंट करती है कोर्ट में, और उसका जो आर्ग्यूमेंट है ये हाईलाइट करता है कॉम्प्लेक्सिटीज को, जटिलताओं को। पोर्सिया का वाइजली आर्ग्यूमेंट हाईलाइट करता है जटिलताओं को और लिमिटेशंस को। ये किनकी जटिलताओं को? तो लीगल सिस्टम की जटिलताओं को और लिमिटेशंस को। और अब हमारा नेक्स्ट थीम है लव एंड फ्रेंडशिप। The relationships between characters such as Bassanio and Antonio, Porcia and Bassanio, and Jessica and Lorenzo underscores themes of love and friendship. तो जो रिलेशनशिप्स है कैरेक्टर्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल बसानियो और एंटोनियो के बीच में, ये हाईलाइट करता है फ्रेंडशिप के थीम को। पोर्सिया और बसानियो के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हाईलाइट करता है लव के थीम को। एंड जेसिका एंड लॉरेंजो, ये भी लव थीम को हाईलाइट करता है। अंडरस्कोर्स थीम्स ऑफ लव एंड, मतलब कि ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनके फ्रेंडशिप्स को दिखाता है, इनके लव को दिखाता है एक दूसरे के साथ में। फिर हमारा थर्ड थीम है वेल्थ एंड मटेरियलिज्म। द कैरेक्टर्स ग्रैपल विद फाइनेंशियल मैटर्स। और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ग्रैपल करते हैं, उलझे हुए रहते हैं फाइनेंशियल कंडीशन से। मतलब कि कुछ कैरेक्टर्स की आप अगर फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे तो वो ठीक नहीं थी, जैसे कि बसानियो का, इसलिए वो एंटोनियो से पैसे उधार लेता है। एंड वेल्थ इज ऑफन लिंक्ड टू पावर एंड स्टेटस इन द प्ले। और वेल्थ को अक्सर पावर और स्टेटस के साथ जोड़कर देखा गया है इस प्ले में। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे समरी को, इस प्ले की समरी को। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, अ कॉमेडिक मास्टरपीस बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस कॉमेडी है, एक मास्टरपीस वर्क है विलियम शेक्सपियर का। अनफोल्ड्स, जो कि अनफोल्ड करता है स्टोरी को इन द 16th सेंचुरी वेनिस, मतलब कि ये 16वीं शताब्दी के वेनिस को अनफोल्ड करता है, दिखाता है। अ सिटी पल्सेटिंग विद कॉमर्स एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। और ये जो वेनिस शहर है इसमें आप देखेंगे कि वाणिज्य और कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब कि सांस्कृतिक विविधता से भरपूर है ये सिटी। एट द हार्ट ऑफ द नरेटिव इज एंटोनियो, मतलब कि एट द हार्ट ऑफ द नरेटिव मीन्स इस प्ले का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एंटोनियो है, अ प्रॉस्पेरस मर्चेंट, जो कि एक समृद्ध व्यापारी है वेनिस शहर का। एंड हिज फ्रेंड बेसानियो हु सीक्स फाइनेंशियल एड टू वू द कैप्टिवेटिंग हियरिस पोर्सिया। तो एंटोनियो के अलावे अगर दूसरा सेंट्रल कैरेक्टर की बात करें तो वो बसानियो है, जो फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ठीक नहीं होती है तो फाइनेंशियल हेल्प मांगता है वो एंटोनियो से, क्योंकि उसे जो हियरिस है पोर्शिया की राजकुमारी, उसे अपने प्रति आकर्षित करना था, इसी कारण उसे पैसे चाहिए थे। एंटोनियो, प्लीडिंग अ पाउंड ऑफ हिज ओन फ्लैश एज कोलेटरल, बोरोज मनी फ्रॉम शाइलॉक, अ जेविस मनीलेंडर, harboring deep-seated resentment against Antonio and the Christian community। तो अब बसानियो को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी एंटोनियो से, तो वो उसके पास जाता है। बट यहाँ पे क्या है ना कि एंटोनियो के पास भी अभी पैसे नहीं थे, क्योंकि उसके जो पैसे थे, जो उसका सोर्स ऑफ इनकम था वो तो शिप्स था, और शिप्स अभी समुद्र में ही थे, तो एंटोनियो के पास भी पैसे नहीं थे। तो वो क्या करता है ना कि वो उधार लेने जाता है शाइलॉक के पास, जो कि एक जेविस मनीलेंडर है, एक यहूदी साहूकार है। और शाइलॉक का जो व्यवहार है एंटोनियो और पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए वो अच्छा नहीं है।
एंटोनियो शाइलोक के पास जाता है पैसे उधार मांगने, बट वो कहता है कि वो सूद नहीं देगा, क्योंकि ऐसा क्रिश्चियन कम्युनिटी में था ना कि वो पैसे लेन देन ऐसे हेल्प करने के लिए दे देते थे बट सूद नहीं लेते थे। पर जो यहूदी कम्युनिटी था उसमें सूदखोरी बहुत चलती थी। शाइलोक भी एक यहूदी ही था, तो वो बहुत ही ज्यादा सूद की डिमांड कर रहा था, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट की मांग कर रहा था एंटोनियो उतना ज्यादा इंटरेस्ट देने से मना कर देता है। पर शाइलोक लास्ट में एग्री कर देता है कि हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, वो भी पूरे 3 मंथ के लिए, और उसके लिए तुम्हें एक पैसा भी इंटरेस्ट के रूप में नहीं देना पड़ेगा। बट क्या है ना कि ये जो शाइलोक है ये थोड़ा दुष्ट आदमी है, और एंटोनियो और पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ तो इसका व्यवहार जो है वो प्रतिशोध पूर्ण रहता है। तो ये बोलता है एंटोनियो से कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, बट 3 महीने के अंदर तुम अगर उस पैसे को नहीं लौटा पाए तो तुम्हें अपना 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, मतलब कि तुम्हारी बॉडी का 1 पाउंड फ्लैश एज ए कोलेटरल, मतलब कि इंटरेस्ट के रूप में मुझे देना पड़ेगा 3 महीने के बाद। 3 महीने के अंदर तुम्हें पैसे लौटा देने हैं, और अगर ऐसा करने में तुम असफल रहे तो तुम्हारी बॉडी का 1 पाउंड फ्लैश निकाल लिया जाएगा। तो ऐसी कुछ अजीबोगरीब शर्त रहती है शाइलोक की एंटोनियो से। बट एंटोनियो क्या करता है, वो अग्री कर देता है कि हाँ ठीक है तुम ले लेना 1 पाउंड फ्लैश, और फिर शाइलोक पैसे दे देता है एंटोनियो को। मीनवाइल, और इसी दौरान बसानियो सक्सेसफुली विंस पोर्शिया's hand by choosing the right casket, but tensions escalate as Shylock's daughter Jessica elopes with Lorenzo, a Christian friend of Antonio and Bassanio। तो अब क्या होता है, एंटोनियो को तो शाइलोक से पैसे मिल गए और एंटोनियो उस पैसे को बसानियो को दे देता है, और बसानियो को जो जिस रीजन के लिए चाहिए था पोर्सिया को जीतने के लिए, तो वो पोर्सिया को जीत चुका है बाय चूजिंग द राइट कास्केट। मतलब कि पोर्सिया का जो शादी था इसमें एक पहली थी कि उसके पिता के द्वारा सेट की हुई थी कि जिसे भी पोर्शिया से शादी करना है सबसे पहले राइट आंसर देना पड़ेगा, राइट कास्केट को चूज करना पड़ेगा, जिसमें से पहली कास्केट थी 3 कास्केट्स थे, जिसमें से पहली कास्केट गोल्ड की थी, दूसरी कास्केट सिल्वर की थी और तीसरी कास्केट लीड की थी। राइट कास्केट लीड की थी, तो जो भी पोर्शिया से शादी करने आता था वो तो या तो गोल्ड की कास्केट को चूज करता था या फिर सिल्वर की, बट लीड की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता था। बट बसानियो जब गया तो वो वाइजली लीड कास्केट को चूज किया, और वही जो कास्केट था वो राइट कास्केट था, और इस तरह से पोर्शिया का हैंड जीत लेता है बसानियो, और बसानियो और पोर्शिया की शादी हो जाती है बेलमुंड शहर में। और इसी के साथ ही साथ टेंशंस और ही ज्यादा बढ़ जाता है, एस्केलेट होता है, क्योंकि शाइलोक की जो डॉटर थी जेसिका वो भाग जाती है लोरेंजो के साथ में, जो कि एक क्रिश्चियन फ्रेंड था एंटोनियो का और बसानियो का। The plot thickens when Antonio ships, the source of his wealth, face peril, leading to a dramatic trial where Shylock insists on claiming his pound of flesh। तो अब क्या होता है, ये जो प्लॉट है वो और भी ज्यादा टेंशन से भर जाता है, क्योंकि एंटोनियो का जो शिप था, जो उसका सोर्स था उसके वेल्थ का, उसके इनकम का, उसे जोखिम का सामना करना पड़ता है। और यही जो चीज है वो एक ड्रामेटिक ट्रायल को ले जाती है कोर्ट में, क्योंकि जो शाइलोक है वो इंसिस्ट करता है अपने क्लेमिंग पर, कि वो जाता है कोर्ट पर और कहता है कि एंटोनियो अब क्योंकि वो शर्त के अनुसार वो पैसे लौटाने में असफल रहा, तो अब उसे एंटोनियो के बॉडी का 1 पाउंड फ्लैश चाहिए। अब एंटर करती है पोर्शिया डिस्गाइज्ड एज a legal expert whose ingenious arguments unravel the vengeful Shylock's intentions। तो अब उस कोर्ट में, उस ट्रायल में पोर्शिया एंटर करती है, जो कि खुद को डिस्गाइज्ड की हुई है एज अ लीगल एक्सपर्ट के रूप में, एक वकील की तरफ वो जाती है, और वो काफी सरल और बुद्धिमान पूर्वक तर्क वितर्क करती है, आर्ग्यूमेंट करती है, और वो अनरेवल करती है, उजागर करती है शाइलोक के वेंजफुल नेचर को, वेंजफुल इंटेंशंस को, उसके प्रतिशोधी पूर्ण व्यवहार को थ्रू अ लीगल लूप होल, और एक बचाव का रास्ता के जरिए। सी सिक्योर्स एंटोनियोस रिलीज, वो एंटोनियो को रिलीज करवा देती है, बट एट द कॉस्ट ऑफ शाइलोक्स कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, और शाइलोक को कन्वर्जन होना पड़ता है, क्रिश्चियनिटी को अपनाना पड़ता है उसे अपने धर्म को छोड़कर। तो अब है हमारा कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, द मर्चेंट ऑफ वेनिस स्टैंड्स एज अ मास्टरफुल क्रिएशन बाय विलियम शेक्सपियर।
तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो एक मास्टरफुल क्रिएशन है विलियम शेक्सपियर का, रिवीलिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटल नॉर्म्स। और ये रिवील करती है ह्यूमन रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लेक्सिटीज को, जटिलताओं को, और सोसाइटल नॉर्म्स को, मतलब कि सोसाइटी के मानदंडों को। और यहाँ पर आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और वीडियो के थ्रू आपका हेल्प हुआ हो, और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।